Assalamu alaikum dear students. Today is your lecture number 32 and uh, in the last lecture we started to study about the Vesper theory, that is valence electron pair repulsion theory, and today we will study about its application and some of the rules which are to be followed in Vesper theory. बेटा एप्लीकेशंस की अगर बात करें वेस्पर थ्योरी की, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो लिमिटेड एप्लीकेशंस रखती हैं। अगर एक थ्योरी एक काम कर रही है तो मोस्ट प्रोबेबली वो दूसरी जो है दूसरा जो काम है या दूसरी जो इम्पोर्टेंस है वो ना बता सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वेस्पर की बात करें तो वेस्पर की जो मेन एप्लीकेशन है दैट इज़ इट टेल्स अबाउट द शेप और ज्योमेट्री ऑफ मोलेक्यूल। ठीक है, तो जो ल्यूइस के स्ट्रक्चर्स थे उनसे एग्जैक्ट शेप ऑफ मोलेक्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोलेक्यूल नहीं पता किया जा सकता था, जिसकी वजह से वेस्पर थ्योरी जो है वो प्रपोज़ की गई और इसने काफ़ी हद तक बहुत सारे मोलेक्यूल्स का बहुत सारी टाइप्स में उनको डिवाइड करके मोलेक्यूल्स की जो है वो एक सर्टन ज्योमेट्री या शेप जो है वो बता दी। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक एप्लीकेशन। ये आपके पास यहाँ पे है कि शेप ऑफ मोलेक्यूल्स के लिए है, ठीक है, और ज्योमेट्री आप इससे डिटर्मिन कर सकते हैं। इसमें बेटा डिपेंड करता है जो आपके पास सेंट्रल एटम है उस पर, और वो सेंट्रल एटम किन मज़ीद एटम्स के साथ। एक मोलेक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है ना, जो जिसके साथ जैसे CH4 है, उसमें मेन जो सेंट्रल एटम है दैट इज़ कार्बन, और जो उस कार्बन के साथ मज़ीद 4 हाइड्रोजन जो हैं वो अटैच हैं। तो सेंट्रल एटम, जिन एटम्स के साथ वो सेंट्रल एटम बॉन्डेड है वो, और उस पर मौजूद लोन पेयर या फिर बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं जो डिटर्मिन करती हैं किसी भी मोलेक्यूल की ज्योमेट्री को। ठीक है, तो पहला स्टेप यहाँ पे देखें, आपके पास पहला स्टेप ये है फॉर डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री। वो ये है कि सबसे पहले आप उसका ल्यूइस स्ट्रक्चर लिख लें, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर हैं और इसका सेंट्रल एटम कौन सा है। ठीक है, सेकंड जो स्टेप होता है इसमें लिखने का तरीका या वेस्पर थ्योरी से किसी भी मोलेक्यूल की शेप निकालने का तरीका, उसमें सेकंड स्टेप ये है कि डिटर्मिन कर लें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता हों कि उनमें से कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। थर्ड जो उसका स्टेप है दैट इज़ टू डिटर्मिन द नंबर एंड लोकेशन ऑफ लोन पेयर्स, के लोन पेयर्स कितने हैं और किस किस पोजीशन पे हैं। ठीक है, सो वन बाय वन हम इसके रूल्स को जो है वो स्टडी करेंगे। सो गिलेस्पी प्रपोज द फॉलोइंग रूल्स एंड द फर्स्ट वन इज़, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपको समझ आ जाएगी तो इस थ्योरी के आगे जो एप्लीकेशन है, यानी कि जो मोलेक्यूल्स हम वन बाय वन तमाम मोलेक्यूल्स की शेप जो है वो स्टडी करेंगे, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, सो ये रूल्स को जो है वो बहुत ध्यान से जो है वो समझें। बेटा रूल नंबर 1 है, इफ़ द सेंट्रल एटम ऑफ अ मोलेक्यूल इज सराउंडेड ओनली बाय बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड नॉट बाय नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फिर लोन पेयर्स, द ज्योमेट्री ऑफ द मोलेक्यूल विल बी रेगुलर। पहला जो सबसे पहली बात याद रखें कि अगर आपका मोलेक्यूल इस तरह का मोलेक्यूल है कि उसके अंदर जो बॉन्ड पेयर तो मौजूद हैं लेकिन कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, वो क्या होगा, वो आपके पास जो है वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, आपने एफएससी में वेस्पर में पढ़ा था, एक आपके पास इसकी टाइप्स में था AB2, AB3, AB4, वहाँ पे इस तरह से दी हुई थी। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पर हम AB3 को भी मज़ीद डिवाइड करेंगे डिफरेंट टाइप्स में, AB4 को भी, AB5, AB6, इन सब को भी मज़ीद हम कैटेगराइज करेंगे। तो पहली बात याद रखें कि अगर आपका सेंट्रल एटम जो है वो बॉन्डेड है डिफरेंट एटम से और उस मोलेक्यूल के ऊपर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो फिर वो ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी। अब रेगुलर ज्योमेट्री कोई भी हो सकती है, यानी कि डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर्स हैं या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। अगर तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हैं तो फिर आपके पास वो ज्योमेट्री जो है वो लीनियर हो जाती है। ठीक है, 3 हैं तो ट्रायंगुलर प्लेनर, फिर 4 हैं तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, और अगर 6 हैं तो फिर रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, रूल नंबर 2 इज़ व्हेन द सेंट्रल एटम इन अ मोलेक्यूल इज सराउंडेड बाय बोथ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, द मोलेक्यूल डज नॉट हैव अ रेगुलर शेप। दूसरा रूल वही फर्स्ट को की ही आगे एक्सप्लेनेशन है कि अगर तो
आपके मोलेक्यूल के ऊपर बॉन्ड पेयर्स हैं और साथ साथ लोन पेयर भी कोई मौजूद है, तो अब ज्योमेट्री जो है वो सीधी सीधी रेगुलर नहीं रहेगी, अब उसके अंदर कोई ना कोई डायस्टॉर्शन होगी। डायस्टॉर्शन का मतलब होता है बेटा जो आपके पास मौजूद एंगल हैं उनमें कोई चेंजिंग आ जाना। अब ऐसा क्यों होता है? हमने कल पढ़ा था बेटा लोन पेयर अगर मौजूद है तो उसकी रिपल्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर के। तो अगर एक भी लोन पेयर मोलेक्यूल पे मौजूद है तो अब वो ज़्यादा जगह घेरेगा, ज़्यादा रिपल्शन होगी उसकी वजह से, जिसकी वजह से जो आपके पास एंगल जहाँ पे बनने चाहिए थे, जहाँ पे बॉन्ड पहले बनने चाहिए थे, वहाँ पे नहीं बनेंगे बल्कि थोड़े से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आपने अमोनिया की एग्जांपल पढ़ी हुई है इसमें, ठीक है। अमोनिया की एग्जांपल आपको पता है, अमोनिया का स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन दिस इज़ नॉट परफेक्टली टेट्राहेड्रल क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होता है। ये एफएससी में पढ़ा था आपने। लोन पेयर की वजह से जो 3 हाइड्रोजन लगी होती हैं नाइट्रोजन के ऊपर, वो क्या हो जाती हैं, उनके बॉन्ड थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। तो एंगल 109.5 डिग्री के बजाय अमोनिया में कितना हो जाता है, 107.5। वी विल डिस्कस दिस एग्जांपल आल्सो इन द कमिंग लेक्चर्स। और थर्ड जो रूल है दैट इज़ बेटा अगर तो आपके पास ये जो मौजूद, अगर ये आपके पास लेट सपोज मोलेक्यूल है BAB, तो BAB में A जो है वो सेंट्रल एटम होगा और B जो 7 बॉन्डेड एटम्स हैं। तो अगर तो इन B यानी कि जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है, तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो ये जो एंगल होगा यहाँ से BAB एंगल इसे हम कहेंगे, ये क्या होने लग जाएगा, ये कम होने लग जाएगा। सो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, देखें अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो फिर क्या होगा, A और B के दरमियान मौजूद जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या बॉन्डेड पेयर है वो A और B के दरमियान में ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर B की तरफ क्या होने लग जाएगा, डिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से रिपल्शन जो है वो कम हो जाएगी। दैट इज़ वाई एंगल भी कम हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जैसे फॉस्फोरस का PI3 है, उसमें 102 डिग्री होता है, ठीक है। PbR3 क्योंकि ब्रोमीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, इसलिए ये एंगल थोड़ा सा श्रिंक हो गया, 101 हो गया। एंड बिकॉज क्लोरीन जो है वो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो PCl3 के केस में ये एंगल 100 डिग्री हो गया, तो ठीक है, तो कम हो रहा है। अच्छा, फोर्थ रूल इज़ बॉन्ड एंगल्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल बॉन्ड्स आर जनरली लार्जर देन दोज इन्वॉल्विंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स। ये मैंने पहले भी बताया था कल, अगर तो बॉन्ड एंगल्स जो हैं मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो फिर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो फिर उसके मुकाबले में बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होगा। हाउएवर द मल्टीपल बॉन्ड्स नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ अ मोलेक्यूल, लेकिन ओवरऑल हम मल्टीपल बॉन्ड्स को, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ट्रीट एज अ सिंगल बॉन्ड ही करते हैं, तो ओवरऑल ज्योमेट्री जो है वो इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ रूल इज़ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन फिल्ड शेल्स आर लार्जर देन द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन इनकम्प्लीटली फिल्ड शेल। देखिए बेटा, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो अभी आपके पास जो है इनकम्प्लीट इसके अंदर जो लोन पेयर मौजूद है ऑक्सीजन में वो फिल्ड शेल के अंदर है, ठीक है, कम्प्लीटली फिल्ड शेल के अंदर लोन पेयर मौजूद है वाटर के केस में। तो यहाँ पर जो आपके पास जो रिपल्शन होगी वो ज़्यादा होगी, और जो H2S की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है इन्होंने, ठीक है बेटा। ये जो H2S है इसमें सल्फ़र जो है, सल्फ़र के अंदर जो लोन पेयर मौजूद है वो आपके पास अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है। सल्फ़र के अंदर क्योंकि d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाता है, इस वजह से अभी d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है। तो सल्फ़र पे जो लोन पेयर है वो उस ऑर्बिटल में है जो अभी इनकम्प्लीट है। तो जब आपका लोन पेयर उस ऑर्बिटल में होगा जो कि इनकम्प्लीट है तो रिपल्शन कम हो जाती है, और जब उस ऑर्बिटल में हो जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है तो फिर रिपल्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब रिपल्शन ज़्यादा होती है तो एंगल भी ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि वाटर के केस में एंगल 105.5 है और H2S के केस में दिस इज़ 92.2 डिग्री, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रूल्स। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं वेस्पर के, जितने भी हम मोलेक्यूल्स इसके इसी वेस्पर थ्योरी के लिहाज से उनकी जब ज्योमेट्रीज़ या शेप्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें इन रूल्स का पता होना चाहिए। अब बेटा यही बात उन्होंने आगे आपको बताई है कि वेस्पर मॉडल जो है क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है शेप ऑफ मोलेक्यूल्स को या आइंस को, ठीक है। अच्छा, उसके ये आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। उसके बाद मोलेक्युलर ज्योमेट्री का हुआ है बेटा। मोलेक्युलर ज्योमेट्री क्या होती है, जनरल शेप ऑफ मोलेक्यूल, उस मोलेक्यूल की क्या शेप है, ठीक है। आपने पढ़ी हुई है ना पहले, टेट्राहेड्रल है, लीनियर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ऑक्टाहेड्रल है, कौन सी शेप है, ठीक है। तो वो उसकी मोलेक्यूल की ज्योमेट्री होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर रिमेंबर एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे
Please remember that even though VSEPR suggests pairs of electron, VSEPR really refers to electron domains or region. Remember, an electron region can exist as a single electron, 2 electron, 4 जैसे कि डबल बॉन्ड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड. वो कह रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका एरिया, एक इलेक्ट्रॉन भी कोई एरिया ऑक्यूपाई कर सकता है या रिपल्शन कॉज कर सकता है. 2 इलेक्ट्रॉन आपको पता है सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो डबल बॉन्ड बना लेंगे, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे. इसके अलावा जो जनरल फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर हम ए और बी और ई जो टर्म्स हैं वो यूज़ करने वाले हैं. इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ए क्या है. बेटा ए अब आने वाले जितने भी मॉलिक्यूल, हम जनरल बात करेंगे, ठीक है, जनरल जो है वो एक फार्मूला निकालेंगे. तो उस फार्मूले में बेटा जहाँ पे भी ए आएगा आप समझ लीजिएगा दिस इज़ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम, ठीक है, कोई भी सेंट्रल एटम होगा ये. जहाँ बी आएगा वहाँ समझ लीजिएगा कि दिस इज़ बॉन्डेड एटम, ठीक है, जो ए के साथ बॉन्डेड है या सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड है. और जहाँ पे भी ई आएगा उसका मतलब होता है लोन पेयर. ई या फिर एक्स के तौर पे भी हम लिखते हैं, ठीक है. तो ई या एक्स का मतलब होता है लोन पेयर, कि इतने लोन पेयर्स हैं, ठीक है. अच्छा, इसमें जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपको बता दिया कि AB2E2 उन्होंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है. तो बेटा जो आप ये अब वाटर का जनरल फार्मूला हम ये लिख सकते हैं AB2E2. अब ऐसा क्यों? वाटर तो हमारे पास, वाटर जनरली तो H2O होता है ना, ठीक है. तो बेटा इसमें देखें ऑक्सीजन क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है. एक सेंट्रल मेटल एटम आएगा, बॉन्डेड कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है ना, तो B2 हो जाएगा, ठीक है. यहाँ तक बात समझ आती है. अब कितने लोन पेयर्स मौजूद हैं एक वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर, 2, इसलिए यहाँ पर E2. तो AB2E2 ये ज्योमेट्री आपके पास जो है किसकी है, ये वाटर की ज्योमेट्री है, ठीक है. तो इससे हम स्टार्ट करते हैं. इसको हम करते होते हैं AB2 टाइप से, दैट इज़ द सिंपलेस्ट वन. इसके अंदर आपको AB2 से नज़र आ रहा होगा कि A एक सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, और जो B 2 हैं, इसका मतलब 2 बॉन्डेड एटम्स हैं. तो बेटा जब कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है तो हमने क्या पढ़ा था कि ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर. तो रेगुलर ज्योमेट्री है. तो AB2 ये 3 मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज कर सकते हैं अपने आप को कि इनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो और एंगल सबसे ज़्यादा हो. तो बेटा वो इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से एट मैक्सिमम डिस्टेंस ये एक दूसरे से रह सकते हैं. ये ज्योमेट्री कौन सी होगी, लीनियर, पढ़ी हुई है आपने, ठीक है. तो ये बात उन्होंने यहाँ पे की हुई है. इसमें डिफरेंट उन्होंने एग्जांपल्स दे दिए हैं, जैसे CdX2 होता है, AgX2 हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी CO2, ठीक है. और इसके अलावा इसमें जो एंगल है 180 होगा. बेरिलियम क्लोराइड की एग्जांपल दी हुई है BeCl2 की, ठीक है. ये आपको पता है ये एक पॉलीमेरिक सॉलिड होता है. इसके अंदर क्या होता है जी, बेरिलियम जो है सेंट्रल मेटल एटम, और जो नीचे उन्होंने आपको ल्यूइस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है बेरिलियम क्लोराइड का, ठीक है. पहले क्या करेंगे जी, ल्यूइस का स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है. ल्यूइस स्ट्रक्चर को इस तरह से हमने बॉन्डेड फॉर्म में भी शो कर लिया या फिर इस तरह से डॉट फॉर्म में, जैसे आपको जो है वो ईजी हो. उसके बाद इसका वेस्पर का मॉडल यही होगा कि इसके दरमियान हम ये देखें, जैसे ये आपके पास यहाँ पे बना हुआ है, दोनों देखें क्या है, 180 डिग्री के एक दूसरे से एंगल पे, या 180 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से डिस्टेंस रख रहे हैं, ठीक है. तो ये आपके पास जो है AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की एग्जांपल हो गई, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल दी हुई है NO2 पॉजिटिव की, कोई नाइट्रोनियम आयन जिसको कहते हैं. नाइट्रोनियम आयन में बेटा नाइट्रोजन के दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल डबल बॉन्ड होते हैं और एक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है, ठीक है. तो ये हमारे पास इनके दरमियान भी 180 डिग्री आएगा, ठीक है. तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. उसके बाद हम नेक्स्ट जो है AB3 AB4 नेक्स्ट टाइप्स जो है वो शुरू करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्पर, बहुत दफ़ा आपके पेपर में ये इस तरह से पूछा जाता है कि जी AB2 टाइप लिखें, AB2E2 टाइप लिखें, या AB6 की कंप्लीट टाइप्स लिखें, वगैरह वगैरह. बहुत तरह से आ सकता है, या सिंपल आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर लिखें. एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर में ये तमाम ज्योमेट्रीज़ जो है वो शामिल होती हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द लेक्चर. अल्लाह हाफ़िज़.